हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल चैलेंजर द सक्सेस मंत्रा पर। आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड। ऐसे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये हमें पढ़ना उतना ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक रोड मैप तैयार करता है। जैसे आप लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं कोई टूर पे जाना चाहते हैं, कहीं विज़िट करना चाहते हैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाते हैं, वहाँ जानकारी इकट्ठा करते हैं कि हमें कैसे जाना है, कहाँ पे ठहरना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे ये देखते हैं कि गाइड क्या है, गाइड मिलेगा हमें, या फिर कैसे कैसे हमें जाना है, या फिर वहाँ आसपास की और भी चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आप पहले से रोड मैप तैयार कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, किसी जानकार के माध्यम से। पता नहीं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है किसी चीज़ को जानने का। तो इस तरह हम करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, जो टूर होता है वो ज़्यादा ईजीएस्ट बन जाता है इसी तरीके से, और इंटरेस्टिंग बन जाता है। जब आप टूर के बारे में पहले से पता है, जैसे आपको कोई कहानी बता रहा हो उस चीज़ के बारे में पहले से कि ऐसे है वैसे है, तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं और अब फिर आपको लगता है फट से अभी मैं तुरंत अभी जाऊँ और पूरा घूम के आऊँ। तो ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड यानी फिज़िक्स की दुनिया, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ ये आपको बताएगा, रोड मैप तैयार करेगा कि क्लास 11th और क्लास 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स की स्कोप क्या है और फिज़िक्स का एक्साइटमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले फिज़िक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है यानी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जैसे आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है। और फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ब्रांच ऑफ साइंस। अब भैया साइंस अपने आप में क्या है? तो साइंस जो है, ये वर्ड, साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस जो ये वर्ड है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड सिंटिया से आया हुआ है। लैटिन वर्ड जो है सिंटिया, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ सिंटिया इज टू नो, यानी किसी चीज़ को जानने को कहते हैं हम साइंस। अगर संस्कृत वर्जन देखें, संस्कृत में तो इसका मतलब होता है विज्ञान, और इसी का अगर हम उर्दू में देखें तो होता है इल्म, ILM, इल्म का मतलब भी होता है जानना, विज्ञान का मतलब भी होता है जानना, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जानना यानी नॉलेज की बात कर रहा है। कैसी नॉलेज की बात करेगा? साइंटिया का मतलब होता है जानना, साइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, किसी भी जो भी नेचर में कोई भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी को हम कहेंगे साइंस की जानकारी। ठीक है, साइंस है। तो कैसे जानकारी की बात करेंगे? तो यहाँ पे हम जानकारी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, जब ये धरती बनी और लोग रहना शुरू किए तो उन्होंने सोचना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दिन और रात हो रहा है,
इधर से सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सूरज निकला, सूरज डूब गया। यानी सूरज ये क्या हो रहा है, सन अराउंड द सन अर्थ, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ऐसा लगा लोगों को। डे एंड नाइट हुआ उसकी वजह से। उन्होंने देखा कि बारिशें हो रही है, 3 मंथ बारिश होती है और रिमेनिंग 9 मंथ बारिश नहीं होती है। विंटर आते हैं, फिर समर आता है, फिर ऐसे ही मौसम चेंज हो रहे हैं, हवाएं चल रही है, कुछ साल इधर से हवाएं चलती हैं, कुछ साल इधर से चलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो उस समय सोचते थे सब चीज़ें, उसको फिलोसफर बोला जाता था, और उनकी जो नॉलेज है उनको फिलोसफी बोला जाता था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनके बारे में स्टडी की। स्टडी करने के बाद उन्होंने उस चीज़ों को अपनी किताबें, अपने नोट्स में उन्होंने बनाया, लिखा। फिर वो थोड़ी जितनी भी उन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी उन्होंने आने वाली पीढ़ी को सौंपी। आने वाली पीढ़ी ने वहाँ से शुरू की और उन्होंने फिर स्टडी की, कुछ और ऑब्जर्व किए, कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रैक्टिकल की उन्होंने, और फिर उन्होंने कुछ कहानी और उसमें जोड़ी और वो फिर आने वाली पीढ़ी को की। तो ऐसे कर करके नॉलेज क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज किसका, टू स्टडी नेचर। नेचर की तो बात कर रहे हैं, तो नेचर की जो स्टडी है उसको हम कैसे जानेंगे, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आता कैसे है, तो इसके बारे में कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं, तो हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन कर सकते हैं नेचर की स्टडी के लिए। तो इनमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सिंपल भाषा में समझना है हमें। ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, नेचर में जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे प्लानेट है, सैटेलाइट्स हैं, कार है, मकान है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी चीज़ आपके आसपास दिखाई देता है वो क्या है, नेचर है। ट्यूबलाइट का जलना, फैन का चलना, एसी का चलना, जो भी चीज़ें आपके आसपास चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी ले सकते हैं, वो सारे के सारे क्या आपके आसपास दिखाई देने वाले सारे के सारे नेचर हैं। तो हमने क्या किया, नेचर का ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। सबसे पहले हम तो किसी चीज़ को देखेंगे ना, तो नेचर का ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। हमने देखा कि समर के बाद जो है बरसात का मौसम आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आता है। हमने ये देखा कि नदी तालाब में पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, हॉट डे गर्मी की वजह से क्या होता है, वो वेपराइज हो जाता है वो वाटर, और वो पानी सूखने लगता है। फिर हमने देखा कि थोड़े दिन के बाद वो क्लाउड्स के रूप में हमें दिखाई देता है, और फिर वो नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, बरसात के रूप में, पानी के रूप में नीचे गिर जाता है। हमने देखा कि कोई भी जो सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर वापस नीचे की ओर आता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये हमने ऑब्जर्व करते गए। एप्पल जैसे गिरा, न्यूटन बाबा का एप्पल बहुत फेमस चीज़ है, वो जैसे क्यों नीचे गिरा। हमने देखा कि हमने देखा कि अगर बरसात हुई है तो सन का लाइट अगर उस पर पड़ रहा है तो रेनबो बन रहा है, यानी इंद्रधनुष बन रहा है। तो ये सारे ऑब्जर्व किए हमने, जो नेचर में उसको ऑब्जर्व किए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आ जाता है आपका सेकंड नंबर में आता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में नकल होता है। हमने जो भी नेचर में देखा है, उसका हम क्या करेंगे, उसका नकल करेंगे। जैसे हमने देखा कि बॉल अगर हम ऊपर फेंकते हैं नीचे की ओर आता है,
हम लैब में गए, बॉल को ऊपर फेंका, नीचे की ओर आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया हमने वाटर लिया, उसको बॉयल किया, वो वाटर वेपोराइज हो गया, फिर हमने उसके ऊपर एक ठंडी सी कोई बर्तन रखा, तो फिर से वो क्लाउड के रूप में इकट्ठा होने लगा और फिर वो धीरे धीरे टपकने लगा। तो हमारा बरसात वाला जो है उन्होंने देखा। आपने देखा था कि कोई नदी है जो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, लेफ़्ट टू राइट हमेशा बह रही है। तो हमने क्या, लैब में गए, हमने एक पाइप ली, इधर से वाटर डाला और थोड़ा उसको टिल्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट किया, तो ये क्या हुआ, जिधर डाउन था उधर वो फैलने लगा। तो हमने क्या किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, यानी नकल की, हमने नकल करने की कोशिश की नेचर की। इसके बाद थर्ड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के दो पार्ट हैं, क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। ये जो है इनके पार्ट्स हैं। अब क्वालिटेटिव क्या है, रीजनिंग, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हम कहेंगे कि बॉल आखिर ऊपर फेंकने के बाद नीचे क्यों आ रहा है। तो हमने कहा कि कोई ना कोई फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है और वो अपनी तरफ वो बॉल को खींच लेता है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव, यानी हमने ये लॉजिक लगाया, हमने ये सोचा, हमने ये रीजनिंग लगाया कि कोई ऐसा फोर्स है जो काम कर रहा है, वो नीचे की ओर खींच ले रहा है। सेम एज इट इज, जब हमने वाटर बॉयल किया, जब हमने वाटर सोर्स, लाइट की सोर्स, इधर से लाइट जलाया और इधर से अगर हमने वाटर का क्या कहते हैं उसको, फुहारा चलाया, तो आप देख रहे हैं कि रेनबो बन रहा है। तो आपने रीजनिंग लगाया कि ये जो 7 कलर हैं रेनबो का, वो क्या है, लाइट में ही प्रेजेंट है, यानी सन के लाइट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव। लेकिन आपने ये भी देखा कि जो सन की लाइट है और इधर से फुहारा, वाटर का, पानी का फुहारा चल रहा है, तो वो जो रेनबो बन रहा है वो तभी हमें दिखाई दे रहा है जो हमारी आइज़ से 42 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी अपने क्वांटिटी बताया कि 42 डिग्री एंगल से जब आप देखेंगे उसको, तभी वो रेनबो बनेगा। तो ये क्वांटिटी हो गया। आपने बताया कि कोई भी बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर इसलिए आ जाता है क्योंकि कोई फोर्स काम कर रहा है अर्थ के द्वारा जो उनको अपनी ओर खींच रहा है। ये क्वालिटेटिव हो गया। लेकिन आपने बताया कि वो कितने वेग से नीचे की ओर आ रहा है, कितने फोर्स से नीचे टकरा रहा है और कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको खींच रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो ये था रीजनिंग के पार्ट, जहाँ पर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दो रीजनिंग आते हैं। आप लॉजिक लगाते हैं, आप कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद जब रीजनिंग लगाने के बाद आपका 4th नंबर का जो पॉइंट है वो आ जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी आपने जो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंट किया, रीजनिंग लगाया, उसके बाद आप फॉर्मूला भी तो बनाएंगे कि भैया ऐसे करके हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हमने किया है वो इस पे डिपेंडेंट है, इससे ये प्रूफ होती है और इससे हम प्रेडिक्शन करेंगे आगे। तो ये हमने जो भी आपने लगाया, जैसे बॉल फेंका था नीचे आया तो फोर्स काम कर रहा है, तो आपने फार्मूला बना दिया कि F बराबर G m1m2/r²। ये आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी कि किसी भी दो मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ऐसे काम करेगा, उनके बीच की दूरी से डिवाइड होगा स्क्वायर से। तो ये आपका क्या था, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग था। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद आता है वो होता है
5th नंबर का जो पॉइंट है वो है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वेरिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज फॉल्सिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन में डिफरेंस हम बताते हैं। आपने ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, कोई भी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, फिर उसका आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर रीजनिंग लगाया कि क्यों, कैसे, कब, कैसे हुआ, फिर उसके बाद आपने फार्मूला तैयार किया कि इस वजह से हुआ और इस फार्मूले पे बैठ रहा है, जिस पे आपको इस तरीके सारी घटनाएं हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। आपने तो सारी चीज़ें कर ली, मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन यानी फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में आप बताते हैं। जैसे आपने क्या किया, अभी हाल में ही साइक्लोन यानी जो तूफान आने वाला है आने वाला था महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में, विसर्ग नाम था उनका। तो हमने क्या किया, हमने प्रेडिक्शन किया, हमारे मौसम विभाग वालों ने प्रेडिक्शन किया कि इस स्पीड से अगर आ रहा है वो हमारे तरफ तो इतने दिनों के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रेडिक्शन किया। अगर वो चीज़ें सही हुई, हमने बताया थे कितने घंटे बाद यहाँ तक पहुँचने वाला है, वो आ गया, तो आपका ये जो पूरे ऑर्गेनाइज नॉलेज के जो प्रोसीजर है और जो स्टेप्स हैं वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी आपका जो नॉलेज है वो सही है। दूसरा क्या हो सकता था, आपने कोई प्रेडिक्शन किया वो गलत हो जाता, टाइम पहले पहुंच जाता, तो कहीं ना कहीं आपके क्या हो गया, एरर है, दैट मीन्स वो फॉल्सिफिकेशन हो गया, यानी आपका जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग के बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग आपने जो किया है वो गलत हो गया। और जैसे फॉल्सिफिकेशन हो गया, आपका कहानी फिर से 0 पे पहुंच जाएगी। जैसे सांप और सीढ़ी का जो खेल आप खेलते हैं, 99 पे जाते ही सांप ने डंक मार दिया और आप सीधा 0 पे पहुंच गए। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइज नॉलेज टू स्टडी नेचर। नेचर को स्टडी करने के लिए ये ऑर्गेनाइज नॉलेज के स्टेप्स हैं। कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे आते हैं साइंस। साइंस को चैलेंज किया जा सकता है, साइंस के नॉलेज को चैलेंज किया जा सकता है, बट रिलीजियस नॉलेज को चैलेंज नहीं किया जाता है। आपके धर्म गुरुओं ने जो कहानी बहुत पहले बता दी कि ये ऐसे होता है, ऐसे करने से ये मिलता है, ये मिलता है, वो चीज़ें आप उसी को मान रहे हैं, कभी उसको चैलेंज नहीं किया कि नहीं ये गलत है। अब लेकिन साइंस में चैलेंज किया जा सकता है। आपने जो फार्मूला दिया है F=m1m2/r², इसको आप चाहे तो गलत भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ऐसे फिज़िक्स की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो किसी ने पहले फार्मूले दिए, बाद में उन्होंने बता दिया कि गलत है। जैसे न्यूटन ने सबसे पहले उन्होंने थ्योरी दी कि जो लाइट है एक तीर के जैसा आता है और टकराता है, और जहाँ पे यहाँ पड़ा यहाँ पे लाइट दिखाई दिया, बुक पे पड़ा बुक लाइट दिखाई दिया। तो ये क्या है, एरो की तरह है, तीर की तरह है, जिस पे पड़ता है वो चीज़ दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद हाइजन ने बताया कि नहीं, जो लाइट है वो पानी की लहर की तरह होता है। जैसे कमरे में पानी आया तो चारों तरफ फैला, फिर दूसरे कमरे में गया। तो और सही बात है, लाइट जब आती है, आप दरवाज़ा खोलते दूसरे कमरे में, जब पूरा कमरे में लाइट जलाते हैं, पूरे कमरे में फैलती है, उसके बाद दूसरे तरफ जाती है, ये भी बात सही है। तो इसकी न्यूटन बाबा की थ्योरी गलत हो गई। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर हमारे आइंस्टीन बाबा ने आए, उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक पैकेट की तरह होती है। आया पैकेट, टकराया और ये फैल गया लाइट। तो इस तरीके के चैलेंजेस होते रहते हैं। साइंस के नॉलेज में ही हम चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और में चैलेंज नहीं होता। तो साइंस के बाद अब आता है जिसकी कहानी शुरू होने वाली है, फिजिक्स। फिजिक्स सिंपल सी भाषा में आपको समझना है फिजिक्स क्या है।
अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। नेचर की स्टडी करना, इसकी घटनाओं की स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है। तो उससे क्या इतना ही है? नहीं, फिजिक्स सब कुछ है। फिजिक्स इज एवरीथिंग। नेचर में जो भी चीज़ें आपने जो भी चीज़ देख रहे हैं वो फिजिक्स ही है, नेचर ही फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब ही होता है नेचर। तो जो भी आपके आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिन रात का होना, सूर्य का उगना, सनराइज और सनसेट होना, फैन का चलना, हवाएं का चलना, समुद्र में लहरों का आना, कार का चलना, तारे का टिमटिमाना, दिस ऑल आर अंडर द फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये सारी चीज़ें फिजिक्स ही है। फिजिक्स इज एवरीथिंग। फिजिक्स क्या है? सुबह शाम, दिन और रात है। फिजिक्स इश्क प्यार और मोहब्बत है। तो सब कुछ है। फिजिक्स क्या है? एवरीथिंग। फिजिक्स और मैथ्स का जो रिलेशन है वो हस्बैंड एंड वाइफ का है। जैसे कहते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। साइंस का किंग बोला जाता है। वेयर इज मैथमेटिक्स क्वीन ऑफ साइंस। साइंस तो हस्बैंड एंड वाइफ के तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट कई ऐसे फिजिसिस्ट हुए हैं जिसमें दोनों रिसाइड्स करते हैं। जैसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों होते हैं वो। जैसे न्यूटन ने एक थ्योरी किसकी दी थी? कैलकुलस। एंड सेकेंड इज मैकेनिक्स। आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कैलकुलस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूटन जो है दोनों हैं, किंग भी है एंड क्वीन की भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड वन इज फिजिक्स एंड मैथ्स की जो कहानी है उसमें से थोड़े से और इसमें देखते हैं। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। एट सेम टाइम मैथमेटिक्स इज जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है इनकम्प्लीट है मैथ्स के बिना, और मैथ्स जॉबलेस है फिजिक्स के बिना। तो ये दोनों क्या है? डिपेंडेंट है एक दूसरे के। ठीक है। अब फिजिक्स के बारे में समझ गए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, एवरीथिंग। बल्ब का ग्लो होना, लाइट का जलना, तारे का चमकना, कार का चलना, दिन रात होना, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द प्लैनेट्स। तो ये दीज सैटेलाइट्स, motion of moon around the earth and motion of satellite around the planets, these all are comes under the physics। तो ये सारी चीज़ें everything is physics। now हम देखेंगे थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया क्या होता है? जहाँ पे जोर दिया जाता है, थ्रस्ट एरिया। थ्रस्ट एरिया, फिजिक्स की थ्रस्ट एरिया की बात करें तो देयर आर टू थ्रस्ट एरिया ऑफ
फिजिक्स फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट सोच रहे हैं कि पूरा चैप्टर आज ख़त्म कर दें। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे वीडियो, पूरा आपको आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट्स क्लासेस 11th के लिए एंड क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर अपलोड किया करेंगे। तो ये जो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, और रिडक्शनिज्म का मीनिंग होता है हिंदी में निम्नीकरण। तो एकीकरण का मतलब होता है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस phenomena through few concepts and laws. An attempt to explain various phenomena through few concepts and laws. बहुत सारे फेनोमेना को किसी सिंगल या बहुत कम लॉज एंड कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देना, एक्सप्लेन कर देना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, फर्स्ट एग्जांपल इज फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, सेकेंड इज मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट, motion of satellite around the planets. Third is motion of earth around the sun. Fourth is motion of moon around earth. फॉलिंग ऑन एप्पल कौन सा काउज है? क्या यहाँ पे कौन सा फेनोमेना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड में किसी सैटेलाइट का मोशन करना है, ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रहे सन के अराउंड, ये भी क्या रीजन है? इसका भी रीजन आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड में क्या कहता है? मून चारों तरफ घूम रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का फेनोमेना है। तो दीज ऑल कम्स अंडर द सिंगल लॉ कॉन्सेप्ट, एक ही लॉ कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। कौन सा है वो? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F बराबर G(m1)(m2) अपॉन r स्क्वायर। These all comes under the single law, Newton's law of gravitation or universal law of gravitation. It is also known as universal law of gravitation. Okay, so this is called the unification. यानी बहुत सारे घटनाओं को किसी एक सिंगल लॉ से समझ लेना, एक्सप्लेन कर देना, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। देन नोट इट। नाउ सेकेंड इज रिडक्शनिज्म, यानी निम्नीकरण करना, किसी चीज़ को छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका
अगर रिडक्शनिज्म की बात करें, टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम constituents properties. To explain properties of bigger or more complex system from constituent properties. यानी कहने का मतलब ये है किसी बड़े सिस्टम को एक्सप्लेन कैसे हम करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमें कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहले कोल को क्या करेंगे, कोल को हीट दिया आपने, जलाया उसको, तो क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस का हीट निकलेगा। इस हीट को आपने क्या किया, वाटर बॉयल में लगाया, और यहाँ से वाटर बॉयल करके स्टीम मिला आपको। और इस स्टीम को आपने क्या किया, ये जो टरबाइन है इसको रोटेट करवाया है बाय द हेल्प ऑफ स्टीम। इसे रोटेट किया तो इससे कनेक्टेड क्या है आपका जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये रोटेट होना शुरू हुआ, इससे कनेक्टेड इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, आपका मैकेनिकल एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या है, हीट से हीट एनर्जी से क्या हुआ आपका स्टीम में कन्वर्ट हुआ। स्टीम जो है से क्या हुआ, इसमें रोटेट करवाना हुआ, किसको, टरबाइन को। टरबाइन क्या है, जब रोटेट करेगा मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वंस अगेन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये है प्रोसीजर कि रिडक्शनिज्म का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज में तोड़ देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट में उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन यू कैन स्टडी इजीली। तो ये आपके फिजिक्स के दो मेजर इम्पोर्टेंट थर्स्ट एरिया थे, जहाँ पे हम यूनिफिकेशन की बात करेंगे और रिडक्शनिज्म की बात करेंगे। फिजिक्स तभी आप कर सकते हैं जो किसी चीज़ को आप बहुत सारी घटनाओं को सिंगल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप ईजिएस्ट तरीके से कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो आप आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट हम देखते हैं स्कोप, इसकी जो डोमेन है, यानी स्कोप क्या होता है। जब भी आप कोई काम करते हैं या फिर स्टडी करने जा रहे हैं, आप फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जब 10th का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आपसे पूछा जाता है आप क्या लोगे, या फिर आपको बताता है कि आप साइंस लो, तो आप पूछते हैं इसका स्कोप क्या है। तो इसी तरीके से फिजिक्स का स्कोप है, इसकी डोमेन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो ये होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और ये है आपका क्वांटम फिजिक्स।
सिंपल सी भाषा में समझिए कि माइक्रोस्कोपिक बड़े लेवल की बात करता है, ठीक है, जहाँ पे आप नेक्ड आई से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होगा। और माइक्रोस्कोपिक में होगा ऐसे चीज़ों का स्टडी करना जो आपके नेक्ड आई यानी नंगे आंखों से आप उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो समझिए इसको देख लेते हैं पहले। इसमें किसकी स्टडी होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, फोटोन होगा। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो एटम्स हैं जिसकी स्टडी हम करेंगे जहाँ पे हम नेक्ड आई से कोई चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, यानी बहुत ही माइन्यूट चीज़ों के। और यहाँ पे हम करेंगे यूनिवर्स का, प्लैनेट का स्टडी, मैकेनिक्स की बात करेंगे, जहाँ कार के मोशन की स्टडी करेंगे। तो ये सारे होंगे यूनिवर्स। सबसे बड़ा यूनिवर्स और यहाँ सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। तो साइज़ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की साइज़ क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। और यूनिवर्स की साइज़ क्या है? 10⁻26 मीटर, यानी 10⁻26 टाइम्स आप 0 दीजिए, इतना मीटर साइज है, इतना दूर में फैला हुआ है। तो ये रेंज हो गया, यानी इतना छोटा से ज़्यादा की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे फिजिक्स में, और इससे बड़ा की अभी तक हम स्टडी नहीं कर पाएंगे फिजिक्स में। तो ये रेंज कितना हो गया टोटल? अगर देखा जाए इस तरीके से देखिए, 10⁻⁻15, 10⁻26, टोटल मिला के ये 41 के लगभग हो गया, 10 इतना। इस रेंज तक आप स्टडी करते हैं फिजिक्स में। अगर मास के अकॉर्डिंग हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 10⁻30 kg -30। एंड यूनिवर्स के मास कितना? मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻55 kg। तो इतनी छोटे से छोटे मास वाले जो एलिमेंट है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और इधर इतने बड़े मास की स्टडी कर रहे हैं। तो ये रेंज है, ये स्कोप है फिजिक्स की, यानी इस लेवल से छोटा, इससे छोटा मास का हम स्टडी नहीं करेंगे, और इससे बड़ा का अभी तक तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था स्कोप। स्कोप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिक्स का स्कोप जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक। क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं जिसको नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ऐसे चीज़ को माइक्रोस्कोपिक होता है। और माइक्रोस्कोपिक वो होता है जो क्वांटम फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी द फिजिक्स स्टडी ऑफ दैट फिजिक्स विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम नेक्ड आई, एंड क्लासिकल फिजिक्स दैट वन विच कैन सीन फ्रॉम नेक्ड आई। तो ये सारी चीज़ कहानी थी। अब एक्साइटमेंट की बात करेंगे। एक्साइटमेंट की बात करेंगे तो सिंपल से हम देखेंगे एक्साइटमेंट क्या होता है। आप एक्साइटमेंट कब होते हैं? तो फिजिक्स का एक्साइटमेंट वही होगा जिससे आप खुश हो सकते हैं, जो आपके लाइफ को ईजिएस्ट बना सकता है। तो एक्साइटमेंट में आ जाएगा क्या आपका? यूनिफिकेशन। अब बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारे फेनोमेना को सिंगल और फ्यू कंसेप्ट से आप समझा देते हैं। तो क्या हो गया? एक्साइटमेंट हुआ। तो फर्स्ट क्या हो गया? यूनिफिकेशन। आप यूनिफिकेशन लिख सकते हैं, यूनिफिकेशन। इसके बारे में टू एक्सप्लेन वेरियस फेनोमेना थ्रू फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। ये हो गया। रिडक्शनिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इमेजिनेटिव ऑफ डूइंग न्यू एक्सपेरिमेंट। नए एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स के थ्रू, न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। फिर डेली लाइफ फेनोमेना है मेकिंग न्यू डिवाइसेस, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं आप, लैपटॉप बना रहे हैं, स्मार्टफोन बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप एक्साइटमेंट है, इसका एडवांटेज आपके लाइफ को ईजिएस्ट बनाता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन दैट मीन्स आप प्रेडिक्ट करते फ्यूचर में होने वाले फेनोमेना के बारे में। आप बताते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, कितना सतर्क होना है, किससे हमें खतरा है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेली लाइफ फेनोमेना की चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। यूनिफिकेशन हो गया, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर फेनोमेना, डेली लाइफ फेनोमेना। डेली लाइफ फेनोमेना, डेली जो होता है, इमेजिनेटिव
ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो इरेज करते हैं इसको, फिर हम देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स बच गए हैं। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट एनसीईआरटी में बोलता है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिजिक्स गिव राइज टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स, ये चीज़ें हैं। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, लॉजी, कुछ नहीं करना आपको, देखना है फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स। सिंपल से आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, यानी फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी को आगे ले जाता है, टेक्नोलॉजी फिजिक्स को आगे ले जाता है, एक दूसरे को ऐसे ये सपोर्ट करते हैं। जैसे फिजिक्स के स्टडी से आपका क्या हुआ, फिजिक्स स्टडी से सिलिकॉन चिप बना, सिलिकॉन चिप बनने के बाद क्या हुआ, आपने कंप्यूटर बना दिया, टेक्नोलॉजी आ गई। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर फिजिक्स को आपने फिर से इंक्रीमेंट के, जितने ज़्यादा आपके पास सुपर कंप्यूटर तो फिजिक्स को उतना और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फिजिक्स के टेक्नोलॉजी के, जो हमारे लाइफ को एडजस्ट बनाते हैं, ठीक है। फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर, आप जो ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, आपके द्वारा कोई फोर्स लगाया नहीं जा रहा है, फिर भी क्या है, ये आपके नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट है ये। इसके लिए किसी एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत नहीं होता, ये अपने आप तरीके से काम कर रहे हैं। आपको फील हो ना हो अलग की बात है, लेकिन ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो दे आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्स। फोर्स एक्चुअली होता क्या है, फोर्स कहते हैं पुश एंड पुल, है ना, पुश एंड पुल कहते हैं फोर्स होता है। लेकिन क्या आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा मैंने खोला तो क्या किया, इसको पुल किया, पुल तो होता ही नहीं कभी, क्योंकि हम ये देखो आगे जाके क्या है, दरवाज़ा खोल रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं इसको, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जाके हाथ इधर से पुश कर रहा है, तो पुशित कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो अगर आपके द्वारा जो लगाया जाता है वो सिर्फ पुश होता है, पुल नहीं होता है। लेकिन अगर 2 मास रखे हुए हैं और आपस में एक पास आ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है वहाँ पे पुश होता है, सिर्फ पुल नहीं होता। पुल वहीं होता है जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और वो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, चाहे किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फर्स्ट इज, सबको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों, कि आपके बीच में भी लग रहा है और इन्फिनाइट रेंज होती है इसकी, रेंज जो होती है इन्फिनाइट होती है। क्यों, प्लैनेट यूनिवर्स सब में लग रहा है। वीक फोर्स होता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लग सकता है। 2 मास के बीच में, यहाँ जहाँ पे 2 मास है उनके बीच में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो वीकर फोर्स है, ठीक है। रेंज होता है, इन्फिनिटी होता है। आपको सिर्फ अभी नाम जानना है, इसके बारे में पूरी स्टडी है, पूरा चैप्टर आपका 11th क्लास में पूरा पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको समझना है कि नेचर के जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है, ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज कह सकते हैं इसको भी। ये स्ट्रोंगर देन
स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स GF का मतलब गलत मत समझ लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। BF भी आएगा जो बॉयंट फोर्स हम पढ़ेंगे फ्लूइड में, ठीक है। और क्या है, इसके लिए मास उत्तरदायी होता है ना, इनके लिए चार्ज। वन ऑफ इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी अपनी ओर खींचता, हमेशा अपने तरफ खींचता, आकर्षित करता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। माइनस प्लस क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, धक्का मारेंगे लेकिन इसमें क्या है, पास आ जाएंगे, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक दोनों होता है, ठीक है। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप किसी भी एटम्स के न्यूक्लियाई में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं। प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दोनों बीच में कैसे फोर्स लगता है, इसको तो पकड़ के रखता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो क्या है, इनके बीच में भी फोर्स लगता है। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो 10⁻⁻15 मीटर के साइज पे लगता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दो पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन में देखा जाता है। फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, ये बीटा डीके जो होता है फेनोमेना, उसमें देखा जाता है। ये भी 10⁻⁻15 मीटर अराउंड इतना ही होता है। तो ये आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो ऑलरेडी अपने तरीके से काम कर रहे हैं इस नेचर में। बाकी आप बहुत तरीके मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, तो कोई दूसरा मैकेनिकल फोर्स करते हैं, लेकिन दिस ऑल कम्स अंडर दिस 4 फोर्सेस। तो ये जो 4 हैं फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अगर इसकी रेटिंग वो करना है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे हम करेंगे, शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, नाम ही इसका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट में आएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज लॉन्ग रेंज, वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी लॉन्ग रेंज की बात करेंगे, लॉन्ग रेंज। अगर ये 10 टू पावर जो है ये 1 है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो 100 गुना इससे क्या होता है, वीक होता है। ये जो होता है 10 टू पावर 13 टाइम्स लेज़र स्ट्रॉन्ग होता है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 10 टू पावर -38 टाइम्स लेज़र स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज आर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस इन केस ऑफ दियर रेंज, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद लास्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन कह सकते हैं इसको, कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मास की बात करेगा, एनर्जी एंड मोमेंटम, सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11-12 में। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि मास कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है नाइदर बी क्रिएटेड, मास ऑफ दिस यूनिवर्स इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास इस नेचर से हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही नया मास बना सकते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल जैसे आपने 1 लीटर वाटर को बॉयल किया, वो क्या हुआ, वेपराइज हो गया, सारे ख़त्म। तो अब तो कहेंगे ख़त्म हो गया, मैंने तो ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। मास, एनर्जी एंड मोमेंटम कैन जस्ट ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास जो आपका वाटर का लिक्विड फॉर्म में था, वाटर वेपर में चेंज हो गया, 1 सेकेंड ये क्या होगा, कूल होगा, फिर से वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। एनर्जी ऐसे ही है, एनर्जी क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, 1 सेकेंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से मास, एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस यूनिवर्स, नॉर बी क्रिएटेड, ना तो उसे बनाया जा सकता है, नो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे बनाया जा सकता, नहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें हम लोगों ने आज जो चेकलिस्ट देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। पहले पढ़ा साइंस क्या है, साइंस के बाद पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, कैसे हम कौन से स्टेप से करते हैं, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, एंड लास्ट वन इज प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अगर आपका चीज़ें सही चल गए, सही हो गया तो वेरिफिकेशन हो गया, अदरवाइज फॉल्सिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज एवरीथिंग, सब कुछ फिजिक्स है। जितने भी नेचर में जो दिखाई दे रहा है उनके बारे में पढ़ना, उनके होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट इज द थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स इज, देयर आर 2 थ्रस्ट एरिया, यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म। थर्ड टॉपिक इज अ स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अ स्कोप माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत छोटे से लेवल इलेक्ट्रॉन से लेकर के हम यूनिवर्स की साइज़ की बात करेंगे, इतने के बीच में इसका स्कोप है। एक्साइटमेंट, जो डेली लाइफ में आप चीज़ें बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ एडजस्ट बने, एक्साइटमेंट आए, वो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हो गया। नेक्स्ट फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स, एक दूसरे को डिपेंडेंट है। एक टॉपिक बीच में छूट गया था जिसको पढ़े थे हम, अभी बताना भूल गए कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। तो ये सारी चीज़ें हैं पढ़ा आपने। और फिजिक्स के बारे में एक मिसियो काकू नाम के एक चाइनीज साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर यू मस्ट अंडरस्टैंड फिजिक्स। यानी जब आपको फ्यूचर जानना है तो आपको पहले फिजिक्स जानना ज़रूरी है। तो फिजिक्स क्या है, सब कुछ है। फिजिक्स का रिलेशन भी है बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री के साथ, सबके साथ। फिजिक्स के मैथ्स के साथ तो आपने देख लिया, ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ है, बायोलॉजी के साथ है। तो फिजिक्स हर जगह प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर में जो पाए जाते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, उसके रेंजेस भी हमने बताए, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम। दीज ऑल आर कंजर्व इन आवर यूनिवर्स, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही ख़त्म किया जा सकता, ना ही नया बनाया जा सकता, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा हमारा क्लास 11 के लिए यूनिट 10 मेजरमेंट्स, एंड क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक ही है जो हमें इनक्रेज करेगा, मुझे इनक्रेज करेगा कि नेक्स्ट वीडियो हम कितना जल्दी आप लोगों के समक्ष अपलोड करें। और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि
उनको भी उनका भी पढ़ाई जारी रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो न्यू वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें एटलीस्ट। और ये जो चैनल है ये समर्पित है उन बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं बट रिसोर्सेज के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। अब हर अल्टर डे में एक न्यू वीडियोज आप लोगों के सामने आएगा। क्लास 11th का 1 डे एंड 1 डे फॉर क्लास 12। कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे CBSE पैटर्न पे एज वेल एज जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके पैटर्न पे। ठीक है, आप लोग लॉकडाउन में जो ऐसे संक्रमण चल रहा है आपके शहर, आपके गांव, आपके देश, पूरे विश्व में, उनसे बच के रहिए। साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।